Hello everyone, welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम किसी मूवमेंट या प्रोटेस्ट की बात नहीं करेंगे. आज हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी की. कभी कभी ना लाइफ में ऐसा होता है कि आप एक एग्ज़ाम देते हो, रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आता, तो आप क्या करते हो? क्या आप प्रिपरेशन छोड़ देते हो? नहीं ना, आप बैठकर सोचते हो कि अब जो है नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. एग्जैक्टली यही सिचुएशन ना कांग्रेस के सामने थी 1934 में. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट बैकग्राउंड आफ्टर विड्रॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफिशियली ना अप्रैल 1934 में विड्रॉ कर दिया गया. थाउजेंड्स ऑफ सत्याग्रही जेल में थे. ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी वीक हो चुकी थी. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए कि मूवमेंट विड्रॉ हुआ था, है ना. फ्रीडम स्ट्रगल नहीं विड्रॉ हुआ, मूवमेंट बस जो है विड्रॉ हुआ. तो गांधी जी ने खुद कहा था कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्ट्रगल, ओनली अ चेंज इन मेथड. मतलब ना डेस्टिनेशन सेम था, स्वराज, बस ना रूट चेंज हो रहा था. अब कांग्रेस के सामने क्वेश्चन था कि आगे क्या करना है, और इसी क्वेश्चन पर शुरू हुआ एक बड़ा डिबेट. फर्स्ट स्टेज डिबेट, 3 पर्सपेक्टिव था इसका. ठीक है, कांग्रेस के अंदर ना 3 मेजर ओपिनियन सामने आए, और ये ना बिल्कुल वैसे ही था जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट में 3 अलग अलग आइडियाज़ आ जाते हैं ना, वैसा ही. सबसे पहले था कंस्ट्रक्टिव वर्क्स ऑन गांधीयन लाइंस, यानी इस ग्रुप को लीड कर रहे थे महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी और जमनलाल बजाज. इनका कहना था कि अभी मास मूवमेंट की जगह सोसाइटी को ना अंदर से ना स्ट्रॉन्ग बनाओ. क्या काम किया जाए, तो खादी प्रमोट करो, विलेज इंडस्ट्री डेवलप करो, एजुकेशन को स्प्रेड करो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर काम करो, अनटचेबिलिटी ख़त्म करो, प्रोहिबिशन मूवमेंट चलाओ, है ना. सिंपल लैंग्वेज में कि पहले नेशन बिल्ड करो, फिर नेक्स्ट मूवमेंट लॉन्च करो. ये वैसा ही था जैसे एग्ज़ाम फेल होने के बाद आप अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और करते हो पहले कि बेसिक तो स्ट्रॉन्ग करें, है ना. देन दूसरा था कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल एंड पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन. इस व्यू के जो सपोर्टर थे वो कौन थे? MS अंसारी, ठीक है, भूला भाई देसाई, C राजगोपालाचारी एंड BC रॉय, और भी बहुत सारे, है ना. इनका कहना था कि ब्रिटिश जो लेजिस्लेचर दे रहे हैं ना, उन्हें यूज़ करो, इलेक्शन लड़ो, अंदर जाके ब्रिटिश पॉलिसी को एक्सपोज करना, फिर लोगों के इशू को उठाओ और ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिव रखो. ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे सिस्टम को ना बाहर से क्रिटिसाइज़ करने के बजाय आप उस सिस्टम के पार्ट बनो और फिर वहाँ जाके आप उसको क्रिटिसाइज़ करो और चेंज करने की कोशिश करो. एंड द थर्ड व्यू थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्ट्रगल, या फिर नो कॉम्प्रोमाइज़ विद ब्रिटिश रूल. तो इस व्यू के सपोर्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और यंग रेडिकल्स. इनका कहना था कि ब्रिटिश पर तो ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, है ना. मूवमेंट को किसी ना किसी फॉर्म में कंटिन्यू रहना चाहिए. काउंसिल एंट्री या कोऑपरेशन से मूवमेंट वीक हो जाएगा. गोल सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस है. यानी कांग्रेस के अंदर 3 स्ट्रैटेजी चल रही थी. सोसाइटी को रीबिल्ड करो, एक कहते थे, दूसरा कहता था कि नहीं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो, और तीसरा कि स्ट्रगल कंटिन्यू रखो. सो कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑन गांधीयन लाइन, इस पे क्या कंस्ट्रक्टिव वर्क हुआ? तो गांधी जी का मानना था कि फ्रीडम ना सिर्फ ब्रिटिश को भगाना नहीं है. फ्रीडम का मतलब है एजुकेटेड सोसाइटी, सोशल इक्वालिटी, सेल्फ रिलायंट विलेज, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी. और इसीलिए खादी स्पिनिंग, विलेज इंडस्ट्री, नई तालीम, हरिजन अपलिफ्टमेंट, ये सब ना प्रोग्राम चलाए गए. उनका विजन था कि स्ट्रॉन्ग सोसाइटी होगी तो स्ट्रॉन्ग फ्रीडम मूवमेंट होगा. कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल एंड इलेक्शन की बात कर लेते हैं. सो दूसरी तरफ कांग्रेस के कई लीडर्स कहते थे कि अगर हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल स्पेस कम्प्लीटली ब्रिटिश सपोर्ट के पास चला जाएगा. लेजिस्लेचर को यूज़ करके पब्लिक इशू को रेज करो, ब्रिटिश पॉलिसी को एक्सपोज करो, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को अलाइव रखो. और ध्यान रखिए कि ये सब ना ये ब्रिटिश के साथ कोऑपरेशन नहीं था, ये एक टैक्टिकल स्ट्रैटेजी थी. ठीक है. सो अब बात करते हैं नेहरू विजन, अ लेफ्टिस्ट पर्सपेक्टिव. इनका क्या विजन था जवाहरलाल नेहरू का? ठीक है, तो नेहरू जी के एक लेफ़्ट विंग के सबसे इम्पॉर्टेंट स्पोक पर्सन बन चुके थे. उनका मानना था कि आज़ादी का मतलब सिर्फ ब्रिटिश को भगाना नहीं है. अगर ब्रिटिश चले गए लेकिन गरीबी, इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन वही रही तो फिर आम आदमी के लिए तो क्या ही बदलेगा.
और इसीलिए नेहरू जी कहते थे कि द फ्रीडम दैट वी वांट इज़ फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज़ एंड इनइक्वालिटी। तो सोचिए, अगर किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए लेकिन उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटी ही ना हो, तो क्या वो ट्रूली सक्सेसफुल बन पाएगा? नहीं ना। बिल्कुल वैसा ही नेहरू जी कहते थे कि पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम भी ज़रूरी है। नेहरू जी का डिमांड क्या था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, मतलब इंडिया का ड्रीम, नेहरू जी का ड्रीम का क्या था इंडिया के लिए? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, प्लानिंग हो, लैंड रिफॉर्म हो, सोशल जस्टिस हो, इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी हो। यानी नेहरू जी का विजन था कि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट इंडिया बने। क्लास ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशलिज्म की बात करें, सो नेहरू जी स्ट्रांगली बिलीव करते थे फ्रीडम स्ट्रगल को वर्कर्स, पीजेंट, ऑप्रेस क्लास के स्ट्रगल के साथ कनेक्ट होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने सपोर्ट किया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और किसान सभा को। उन पर ना रशियन रिवॉल्यूशन और सोशलिस्ट आइडिया का भी इन्फ्लुएंस था। उनका मानना था कि अगर मासेस पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अवेकन होंगे तभी ना रियल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। एक एग्जांपल लो, जैसे कि अगर एक बिल्डिंग की फाउंडेशन वीक है तो सिर्फ पेंट करने से प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होती है ना, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। नेहरू जी भी इंडियन सोसाइटी की फाउंडेशन को चेंज करना चाहते थे। ठीक है, सो नेहरू अपोजिशन टू स्ट्रगल स्ट्रैटेजी, ये क्या है? सो अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग डिबेट पर। गांधी जी का एक अप्रोच था मूवमेंट शुरू करो, फिर ट्रूस, फिर मूवमेंट, यानी स्ट्रगल, ट्रूस, स्ट्रगल, मतलब होता है ना टाइम्स अप वाला, तो ट्रूस मतलब टाइम्स अप, है ना। सो लेकिन नेहरू जी का अप्रोच था, मतलब गांधी जी था कि स्ट्रगल करो फिर टाइम अप, मतलब ट्रूस एंड देन फिर स्ट्रगल। लेकिन नेहरू जी इस अप्रोच से फुल्ली एग्री नहीं करते थे। क्यों? उनका मानना था कि बार बार मूवमेंट स्टार्ट और सस्पेंड करने से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एनर्जी लूज हो जाती है और रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। सोचिए, अगर आप जिम ज्वाइन करो, 1 महीने एक्सरसाइज करो, फिर 2 महीने ब्रेक लो और फिर दोबारा स्टार्ट करो, तो क्या डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा? नहीं ना। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल इसी तरह से नेहरू जी कहते थे कि फ्रीडम स्ट्रगल को भी ना कंसिस्टेंसी चाहिए। उनके अकॉर्डिंग परसिस्टेंट स्ट्रगल ही रियल चेंज ला सकता है। सो फाइनली येस टू द काउंसिल एंट्री, रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग, ये क्या है इसको समझते हैं। सो अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। इनिशियली ना नेहरू जी जो थे काउंसिल एंट्री के अगेंस्ट थे, लेकिन फिर उन्होंने कांग्रेस के डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? पहला रीज़न ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने प्रोविंसेस में लिमिटेड ऑटोनॉमी दी और इसका यूज़ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किया जा सकता था। दूसरा कि लेजिस्लेचर एक प्लेटफॉर्म बन सकती थी जहां ना ब्रिटिश पॉलिसी एक्सपोज की जा सके। तीसरा कि कांग्रेस सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म इम्प्लीमेंट कर सकती थी। फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव रहेगी और मासेस के कांटेक्ट में बनी रहेगी। लेकिन एक बात नेहरू जी ने क्लियर रखी कि काउंसिल एंट्री इज़ अ टैक्टिक, नॉट अ फाइनल गोल। गोल अब भी वही था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और सोशलिज्म के प्रति उनकी कमिटमेंट भी वही रही, है ना। अब ऑल इंडिया फेडरेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस वन, ओके। सबसे पहला फीचर था ऑल इंडिया फेडरेशन। ब्रिटिश का प्लान था कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस और इंडियन प्रिंसली स्टेट को मिलाकर एक फेडरेशन बनाई जाए, आज के जैसे इंडिया जैसे फेडरल सिस्टम। लेकिन एक कंडीशन थी कि फेडरेशन तभी बनेगी जब इनफ प्रिंसली स्टेट वॉलेंटरी जो है ज्वाइन करेंगे, और यही प्रॉब्लम हो गई। कई प्रिंसली स्टेट ज्वाइन ही नहीं करना चाहते थे। रिजल्ट क्या हुआ कि फेडरेशन कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाई। और इसको एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए कि क्लास के सारे स्टूडेंट मिलकर एक क्लब बनाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हाफ स्टूडेंट ज्वाइन ही ना करें, तो क्या क्लब ऑफिशियली बन पाएगा? नहीं ना। एग्जैक्टली वही ऑल इंडिया फेडरेशन के साथ हुआ। पर इसका सिग्निफिकेंस क्या था कि फिर भी ये इम्पॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि पहली बार ना ब्रिटिश ने सोचा था कि पूरे इंडिया को एक सिंगल फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाए। सो बात कर लेते हैं फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में। तो एक्ट ने एक फेडरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। सेंटर में गवर्नर जनरल हेड होता, प्रोविंस को कुछ ऑटोनॉमी दी गई, और सबसे इम्पॉर्टेंट 3 लिस्ट सिस्टम। आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप ये सिस्टम पढ़ते हो, उसकी रूट यही है, 3 लिस्ट सिस्टम। जो कौन कौन है? फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, है ना।
जिसमें हम पढ़ते ना सब्जेक्ट्स, वही है। रेसिडुअरी पावर था, आज की कॉन्स्टिट्यूशन में रेसिडुअरी पावर सेंटर के पास है ना, जैसे सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, वही। लेकिन ना 1935 एक्ट में पावर जो रेसिडुअरी पावर था वो गवर्नर जनरल के पास थी, यानी ब्रिटिश ने अल्टीमेट कंट्रोल अपने पास ही रखा। ठीक है, डिवीज़न ऑफ पावर की बात कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कि पावर का डिवीज़न कैसे हुआ। फेडरल लिस्ट, सेंटर के पास ना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी, रेलवे, ये सब। तो सिंपल लॉजिक था कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट थे, तो ये सेंटर के पास था। प्रोविंशियल के पास क्या था? प्रोविंशियल लिस्ट, ठीक है, सॉरी फेडरल लिस्ट था वो। एंड प्रोविंशियल लिस्ट क्या था? पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, एजुकेशन एंड लैंड रेवेन्यू। आज भी आप देखोगे कि पुलिस और एग्रीकल्चर लार्जली स्टेट सब्जेक्ट है, यानी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने कई आइडियाज़ जो है यहीं से इनहेरेंट किए हैं। एंड कंकरेंट सब्जेक्ट की बात कर लें, सो यहाँ पे तो नहीं है, आई गेस नहीं मेंशन नहीं है, बट कंकरेंट सब्जेक्ट क्या था कि ऐसे सब्जेक्ट जहाँ सेंटर और प्रोविंस दोनों लॉ बना सकते हैं, और अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो सेंटर जो है उसके पास ज़्यादा पावर होगा। जो अभी का सिस्टम है ना, बिल्कुल डिट्टो वैसा ही था। जैसे एग्जांपल हो कि अगर घर में मम्मी या पापा दोनों रूल्स बना सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका चलेगा? जिसकी अथॉरिटी ज़्यादा होगी, एग्जैक्टली। और यहाँ पे सेंटर की अथॉरिटी ज़्यादा है ना। फेडरल लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो एक्ट ने एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर प्रपोज किया, मतलब दो हाउस, एक था काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरा था फेडरल असेंबली, है ना। काउंसिल ऑफ स्टेट की बात कर ले तो इसको अपर हाउस कहते थे, जिसमें काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस 260 मेंबर, आई एम सो सॉरी, यस 260 मेंबर। एंड देन द फेडरल असेंबली, ओके, इसको लोअर हाउस कहते हैं, जिसमें 375 जो है मेंबर्स होंगे। मेंबर्स का सिलेक्शन मिक्स था, कुछ इलेक्टेड थे और कुछ नॉमिनेटेड थे। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ भी थी, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है कंटिन्यू रखे गए। माइनॉरिटी, यूरोपियंस, लैंडलॉर्ड्स, कॉमर्स ग्रुप के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन थी, यानी ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अभी भी कंटिन्यू चल रहा था। सो ध्यान दीजिए कि फेडरल लेजिस्लेचर का लार्ज पार्ट ना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया, क्योंकि ऑल इंडिया फेडरेशन कभी बनी ही नहीं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बारे में। ओके, यस, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। 1919 के एक्ट में ना प्रोविंस में डायरकी थी, कुछ पावर इंडियंस के पास और कुछ ब्रिटिश के पास। लेकिन 1935 के एक्ट ने प्रोविंस में डायरकी ख़त्म कर दी। अब प्रोविंस को अपने सब्जेक्ट पर काफ़ी ऑटोनॉमी दी गई और मिनिस्टर्स प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होने वाले थे। सो सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए पहले आपको घर का सिर्फ ड्राइंग रूम मैनेज करने दिए जाते थे, लेकिन अब किचन, बेडरूम की सारी डिसीजन आप ले सकते हो। तो अब आपको ना पूरे फ्लोर का कंट्रोल दिया गया, यही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी। सिग्निफिकेंस क्या था कि इससे ना इंडियंस को पहली बार गवर्नेंस का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला, और इसी से 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शन का फाउंडेशन प्रिपेयर किया। ब्रिटिश ना शायद ये प्रूव करना चाहते थे कि देखते हैं इंडियंस खुद गवर्नमेंट चला सकते हैं, यानी बेसिकली वो था। पावर ऑफ गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स की बात करें तो अब यहाँ आता है ब्रिटिश का मास्टर स्ट्रोक। एक तरफ ना ऑटोनॉमी दे दी और दूसरी तरफ रियल पावर अपने पास रख लिया। गवर्नर जनरल और गवर्नर के पास बहुत वाइड पावर थी। उनके पावर्स थे जैसे कि मिनिस्टर्स के डिसीजन को ओवररूल कर सकते थे, वो बिल को रिजर्व कर सकते थे, ठीक है, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल था और इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते थे। यानी ऑफिशियली जो है ना इंडियंस गवर्नमेंट चला तो रहे थे, लेकिन रिमोट कंट्रोल अभी भी जो है ब्रिटिश के पास ही था। सो इसको एक एग्जांपल से समझिए, जैसे अगर आपको कार चलाने को दे दिया जाए लेकिन स्टेयरिंग और ब्रेक किसी और के कंट्रोल में हो, तो क्या आप सच में ड्राइव कर रहे हो? नहीं ना। एग्जैक्टली यही सिचुएशन प्रोविंस की थी। सेपरेट इलेक्टोरेट एंड फ्रेंचाइज की बात कर लेते हैं। तो अब आते हैं एक कंट्रोवर्शियल फीचर पे, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट। ये सिस्टम ना मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, डिप्रेस क्लास के लिए ना कंटिन्यू रखा गया। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि कम्युनल डिवीजन और स्ट्रॉन्ग हो गई। ब्रिटिश की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी ना वो इनडायरेक्टली कंटिन्यू रही।
फ्रेंचाइज़ की बात करें तो आज इंडिया में जैसे 18+ एज वोट दे सकते हैं ना, लेकिन उस समय क्या था कि वोटिंग राइट सबको नहीं मिलते थे। वोट देने के लिए ना कंडीशन थी कि आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपकी इनकम क्या है, आप कितना टैक्स देते हो, एजुकेशन क्या आपकी। तो इससे रिज़ल्ट क्या हुआ कि लगभग 10 से मतलब 10 to 14% पॉपुलेशन वोट दे सकती थी। मतलब कि मान लो कि 100 लोग में से ना 10 या 14 लोग देते थे, बाकी 86 to 90 लोग जो थे ना वो पॉलिटिकली जो है प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स से बाहर थे। अगर आज आपके कॉलेज इलेक्शन में सिर्फ टॉपर्स को वोट देने दिए जाए तो क्या वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं, है ना। और इसीलिए हिस्टोरियंस कहते थे कि 1935 एक्ट वाज डेमोक्रेटिक ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। ओके, अब इनके ना कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव लिमिटेशंस की बात करते हैं। सो पॉजिटिव एस्पेक्ट यही था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस हुई, इंडियन रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज़ हुआ, लेजिस्लेचर का स्कोप बढ़ा और नेशनलिस्ट को ना गवर्नेंस का एक्सपीरियंस मिला। 1937 इलेक्शन का फाउंडेशन प्रिपेयर हुआ। इनकी लिमिटेशंस की बात कर ले तो फेडरेशन ना कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, रियल पावर ब्रिटिश के पास रही और सेपरेट इलेक्टोरेट ने कम्युनलिज्म को बढ़ाया। मेजॉरिटी पॉपुलेशन के पास ना वोटिंग राइट्स थी ही नहीं, फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर में नहीं दी गई, है ना। और इसीलिए हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये एक्ट ना एक कॉम्प्रोमाइज़ था, ब्रिटिश ने रिफॉर्म दिए भी और कंट्रोल भी नहीं छोड़ा, मतलब ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ था। अब नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स टू इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ओके, यस। सो नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स किया था। सबसे पहले एक बात क्लियर थी कि ऑलमोस्ट सभी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सेटिस्फाई नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा था कि अ चार्टर ऑफ स्लेवरी, मतलब एक हाथ से कुछ पावर दी गई और दूसरे हाथ से रियल पावर ब्रिटिश ने अपने पास रख ली। लेकिन डिसएग्रीमेंट एक चीज़ पर था कि इस एक्ट के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली है उनका ना यूज़ किया जाए या नहीं किया जाए, और यहीं से शुरुआत होती है सेकेंड स्टेज डिबेट की। सो डिबेट ऑन ऑफिस एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन ये था कि अगर कांग्रेस इलेक्शन जीत जाती है तो क्या मिनिस्टर बनानी चाहिए, ये पावर एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ध्यान रखिए ये डिबेट एक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की नहीं थी, ये डिबेट थी कि एक्ट के अंदर मिलने वाले जो अपॉर्चुनिटीज़ का टैक्टिकल यूज़ करना चाहिए या नहीं। कांग्रेस ने डिसाइड किया कि पहले इलेक्शन लड़ेंगे और बाद में डिसाइड करेंगे कि ऑफिस जो है एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी का व्यू। सो नेहरू जी ऑफिस एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि अगर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ज्वाइन कर लेते हैं तो मूवमेंट की रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, कांग्रेस ग्रेजुअली एडजस्टमेंट की तरफ चली जाएगी और मास स्ट्रगल का फोकस कम हो जाएगा। नेहरू जी चाहते थे कि कंस्ट्रक्टिव वर्क हो और मास मोबिलाइजेशन, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो, और उनके लिए फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ इलेक्शन जीतने का गेम नहीं था। सुभाष चंद्र बोस जी की व्यू की बात कर लें तो ये तो और भी ज़्यादा स्ट्रांगली अपोज करते थे। उनका कहना था कि अगर हम मिनिस्ट्रीज़ ज्वाइन करते हैं तो हम ब्रिटिश सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे और फिर लोग सोचेंगे कि कांग्रेस ब्रिटिश रूल को इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर रही है। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे रेडिकल स्ट्रगल और मास मोबिलाइजेशन के सपोर्टर थे। कांग्रेस सोशलिस्ट का व्यू क्या था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट भी ना ऑफिस एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि वर्कर्स और पीजेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। कांग्रेस को एक क्लियर सोशलिस्ट प्रोग्राम अडॉप्ट करना चाहिए और फ्यूचर मास स्ट्रगल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब गांधी जी का पोजीशन क्या था? सो गांधी जी पे आते हैं। सरप्राइजिंगली गांधी जी ने ऑफिस एक्सेप्टेंस को कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं किया। उनका मानना था कि लेजिस्लेचर के अंदर जाकर भी ब्रिटिश पॉलिसी को एक्सपोज की जा सकती है। उन्होंने कहा कि वी शैल एंटर द लेजिस्लेचर नॉट टू कोऑपरेट विद एविल बट टू अपोज इट एंड डिफीट इट। क्या लाइन है? मतलब कि सिस्टम के अंदर जाओ लेकिन सिस्टम का पार्ट बनने के लिए नहीं, उसकी वीकनेस को एक्सपोज करने के लिए। सो एक एग्जांपल लो, अगर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है तो आप स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन लड़कर अंदर से चेंज ला सकते हो। गांधी जी का अप्रोच कुछ ऐसा ही था। फिर हुआ लखनऊ सेशन। सो लखनऊ सेशन में ना कांग्रेस ने डिसाइड किया कि प्रोविंशियल इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए जाएंगे, लेकिन ऑफिस एक्सेप्टेंस का फाइनल डिसीजन इलेक्शन के बाद लिया जाएगा। और इसी सेशन में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस प्रेसिडेंट बने।
अब बात करते हैं फेजपुर सेशन। एक लैंडमार्क डिक्लेरेशन था 1936 में। फेजपुर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ ना कांग्रेस ने फंडामेंटल राइट्स, इकोनॉमिक पॉलिसी, फार्मर्स, वर्कर्स के इशू पर फोकस किए और इसी सेशन ने क्लियर कर दिया कि कांग्रेस ना सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस भी चाहती है। एंड देन आता है कि फाइनल डिसीजन क्या था। फाइनली कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ने के डिसीजन लिए और 1937 के इलेक्शन में विक्ट्री के बाद कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ बनी और ये नेशनलिस्ट मूवमेंट का एक नया फेज़ कह सकते हो, बिगनिंग था, है ना। सो आज हमने देखा नेशनलिस्ट रिस्पांस क्या था 1935 एक्ट का, डिबेट ऑन ऑफिस एक्सेप्टेंस, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पीओ को देखा, गांधी जी की पोजीशन देखी, लखनऊ फेजपुर सेशन के बारे में भी देखा, है ना। सो अब हम देखेंगे प्रोविंशियल इलेक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में, है ना। ओके, हाँ, ये सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर इलेक्शन हुआ, फरवरी से मार्च 1937 तक चला और ये इलेक्शन ना प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए थे। टोटल सीट थे 1585, कांग्रेस ने जीती 716 सीट, मतलब लगभग 45%। और कांग्रेस 5 प्रोविंस में मेजॉरिटी में आई और 3 प्रोविंस में लार्जेस्ट पार्टी बनी। फाइनली कांग्रेस ने 7 प्रोविंस में मिनिस्ट्रीज़ बनाई। ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि पहली बार कांग्रेस को प्रूव करना था कि हम सिर्फ आंदोलन नहीं कर सकते, हम गवर्नमेंट भी चला सकते हैं। एक एग्जांपल लो कि जैसे अगर क्लास मॉनिटर सिर्फ कंप्लेंट करते रहे तो मतलब एक अलग बात है, लेकिन जब उसे खुद क्लास मैनेज करने का चांस मिलता है तब उसकी रियल कैपेबिलिटी पता चलती है। 1937 इलेक्शन कांग्रेस के लिए एग्जैक्टली वही टेस्ट था, ठीक है। कांग्रेस मैनिफेस्टो की बात कर लेते हैं। सो इलेक्शन लड़ने से पहले ना कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो रिलीज़ किया और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसमें सिर्फ इंडिपेंडेंस की बात नहीं थी, आम लोगों के इशूज़ भी थे। जैसे पीजेंट के लिए था कि लैंड रेवेन्यू रिड्यूस करना, जो कर्ज है कर्ज बर्डन को कम करना, प्रोटेक्शन देना एविक्शन से। वर्कर्स के लिए था कि लिविंग वेज पे काम करेंगे, बेटर वर्किंग कंडीशन लाएंगे, राइट टू ऑर्गेनाइज का राइट देंगे। सोशल रिफॉर्म के लिए था कि फ्री प्राइमरी एजुकेशन मिलेगा, सिविल लिबर्टीज़ मिलेगी, अपलिफ्टमेंट होगा डिप्रेस क्लास का और प्रोटेक्शन मिलेगी माइनॉरिटी को, और प्रमोट करेंगे कॉटेज इंडस्ट्रीज़। यानी कांग्रेस ने मैसेज दिया कि आज़ादी सिर्फ पॉलिटिकल इशूज़ नहीं है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट थी। कांग्रेस की परफॉर्मेंस की बात कर ले इन मिनिस्ट्रीज़, क्या परफॉर्मेंस रही, तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ बनी मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब NWFP, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि क्या कांग्रेस ने प्रोमिसेस फुल किए, तो हाँ, काफ़ी हद तक किए। इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या लिए गए, तो लैंड रेवेन्यू रिडक्शन हुआ, डेट जो कर्ज थे उसमें माफ़ की गई, लेबर रिफॉर्म लाए, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन हुआ, पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज़ किया गया, सिविल लिबर्टी को एक्सपैंड किया गया और विलेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया, है ना। लेकिन प्रॉब्लम भी थी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड था, ब्रिटिश गवर्नर के पास ना स्पेशल पावर थी और ब्यूरोक्रेसी और लैंडलॉर्ड का रेजिस्टेंस था। तो कांग्रेस ना सब प्रोमिसेस फुलफिल नहीं कर पाए बट काफ़ी हद तक किए। अब सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट की बात करें 1937 इलेक्शन की, सो ये इलेक्शन ना फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। जैसे पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, कांग्रेस लीडर को पहली बार गवर्नेंस का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला, आगे चलकर इंडिपेंडेंट इंडिया चलाने में ये एक्सपीरियंस बहुत काम आया। दूसरा, मास कॉन्टैक्ट, कांग्रेस डायरेक्टली लोगों के टच में आई, लोगों ने देखा कि कांग्रेस सिर्फ स्पीचेस नहीं देती, काम भी करती है। तीसरा, पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हुआ, कांग्रेस की प्रेस्टीज और पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई, लोगों ने कांग्रेस को फ्यूचर गवर्नमेंट के रूप में देखना शुरू कर दिया। फोर्थ है, कॉलोनियल लिमिटेशन एक्सपोज हुआ, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने ये भी देखा कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी लिमिटेशंस थी, रियल पावर अब भी ब्रिटिश के पास थी, ठीक है। सो फाइनल एक बार देखें, लेकिन ना ये मिनिस्ट्री ज़्यादा दिन तक चली नहीं। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिज़ाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि ना ब्रिटिश ने इंडिया को बिना पूछे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड कर दिया, तो कांग्रेस ने प्रोटेस्ट के रूप में रिज़ाइन कर दिया। सो इफ़ वी कंक्लूड, तो आज हमने देखा कि प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937, कांग्रेस मैनिफेस्टो, है ना, कांग्रेस परफॉर्मेंस, सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट को देखा, और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन कि 1937 इलेक्शन ने कांग्रेस को प्रोटेस्ट मूवमेंट से गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। सो ये इलेक्शन एक रिहर्सल था इंडिपेंडेंट इंडिया की फ्यूचर गवर्नमेंट के लिए।
अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. टिल देन कीप लर्निंग.